नमस्कार। हमारी इस नई श्रृंखला में हम विश्व के कुछ प्रसिद्ध कहानीकारों की प्रसिद्ध कथाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये वो कथाएं होंगी जिन्होंने उस समय को काफ़ी प्रभावित किया था और इतिहास में काफ़ी प्रमुख स्थान रखती हैं। इसी श्रृंखला में पहली कहानी रशियन कथाकार, महान कथाकार एंटोन चेखोव की एक लघु कथा वांका, जो 1886 में लिखी गई थी, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी मार्मिक कथा है। एक 9 वर्ष के बालक के दृष्टिकोण से उस समय के रशियन परिस्थितियों को दिखाया है कथाकार ने। मगर जैसा कि मैंने अपने पिछली कहानियों में भी कहा है, एक महान कथाकार या एक महान कहानी समय की सीमाओं में नहीं बनती। ये कहानियाँ आज भी वैसी ही संदर्भ रखती हैं जैसा उस समय थी। और इस कहानी में आपको कहीं न कहीं प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई ग्रामीण समाज की कहानियों का कुछ आभास भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एंटोन चेखोव की विश्व प्रसिद्ध कथा वांका। 9 वर्ष का वांका सुखोव, जिसे 3 महीने पहले मॉस्को में मोची के यहाँ काम सीखने भेजा गया था, क्रिसमस से पहले वाली रात को सोने नहीं गया। वह इंतज़ार करता रहा और जब उसका मालिक, मालकिन तथा वहाँ काम करने वाले दूसरे लोग गिरजाघर चले गए, तब उसने मालिक की अलमारी से दावात और कलम निकाली जिसकी नीब में जंग लग गया था। उसने एक मुड़ा मुड़ाया कागज़ निकाला और बेंच पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर बनाने से पहले उसने कई बार खिड़की और दरवाजे की तरफ सहमी आंखों से देखा। उसने लिखा, प्यारे दादा, मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ और तुम्हें क्रिसमस का सलाम भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ ईश्वर तुम्हें सुखी रखेगा। मेरे माँ और पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे लिए बस तुम ही बाकी हो। इतना लिखने के बाद वांका ने सिर उठाकर खिड़की के अंधेरे शीशे की तरफ देखा, जिस पर जलती मोमबत्ती की परछाई झिलमिला रही थी। कल्पना में उसने अपने दादा कॉन्स्टेंटिन मकारिच को साफ देखा, जो गांव में किसी धनी आदमी का रात्रि चौकीदार था। वह दुबला पतला, छोटा सा 65 साल का बुढ़ा था, परंतु बहुत चुस्त और फुर्तीला था। उसके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती थी और आंखें शराब के नशे में चौंधियाई रहती थी। दिन में वह नौकरों के रसोई घर में सोया करता और रात में भेड़ की खाल का लबादा ओढ़े लाठी खटखटाते हुए हवेली के चारों ओर चक्कर काटा करता। दादा शायद इस वक्त फाटक पर खड़े गांव के गिरजाघर की खिड़कियों से आ रही तेज लाल रंग की रोशनी को चौंधियाते आंखों से देख रहे होंगे। मौसम बेहद सुहावना होगा। हवा थमी सी, पारदर्शी और ताजी होगी। रात भी अंधेरी होगी, पर सफ़ेद छतों, पाले और बर्फ़ से चमकते पेड़ों से पूरा गांव साफ साफ दिखाई पड़ता होगा। आकाशगंगा बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही होगी, मानो त्योहार के लिए अभी धोई गई और मांजी गई हो। वांका ने गहरी सांस ली, स्याही कलम में डुबोई और फिर से लिखने लगा। कल मुझ पर बुरी तरह मार पड़ी। मालिक मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर आंगन में खींच ले गया और पेटी से मेरी चमड़ी उधेड़ने लगा। क्योंकि संजोग से मैं उनके बच्चे को झुलाते झुलाते सो गया था। पिछले हफ्ते एक दिन मालकिन ने मुझे मछली साफ करने को कहा। मैंने उसकी दुम से सफाई शुरू की तो मालकिन ने मछली छीन ली और उसका सिर मेरे मुंह पर रगड़ डाला। दूसरे कामगार भी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे मालिक के खीरे चुराने पर मजबूर करते हैं। और मालिक जो चीज़ भी सामने पड़ जाए उसी से मेरी पिटाई करने लगता है।
खाने को भी कुछ नहीं मिलता। सवेरे रोटी का एक टुकड़ा, दोपहर को दलिया और शाम को फिर एक रोटी का छोटा टुकड़ा। मुझे मिठाई या कोई अच्छी सब्जी कभी नहीं मिलती। ये चीज़ें वो सारी खुद की खुद खाते हैं। मुझे आंगन में सुलाते हैं और रात में जब उनका बच्चा रोने लगता है तो मुझे उसे झुलाना पड़ता है। मैं बिल्कुल सो नहीं पाता। प्यारे दादा, भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे गांव ले जाओ, मुझसे अब सहा नहीं जाता। मेरे दादा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। इतना लिखने के बाद वांका के होठ फड़के, काली मुट्ठी से उसने अपनी आंखें मली, सिसकी भरी और फिर लिखने लगा, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना किया करूँगा और अगर मैं शरारत करूँ तो जितनी चाहे उतनी बेंत मारना। अगर तुम समझते हो कि मेरे लिए वहाँ कोई काम नहीं तो मैं कारिंदे से कहूँगा वह मुझ पर रहम खाकर मुझे जूते साफ करने का काम दे दे, या मैं चरवाहे का काम कर लूँगा। प्यारे दादा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जान निकली जा रही है। जी में आया कि पैदल ही गांव भाग जाऊं, पर मेरे पास जूते नहीं और मुझे पाले लगने का डर लगता है। जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाने दूंगा। और जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, जैसा अभी माँ और पिताजी के लिए करता हूँ। दादा, मॉस्को इतना बड़ा शहर है। बड़े लोगों के यहाँ इतने सारे मकान हैं, इतने घोड़े हैं, पर भेड़ तो बिल्कुल नहीं है और कुत्ते वो भी डरावने नहीं हैं। क्रिसमस के दिन लड़के सितार लेकर नहीं निकलते और गिरजाघर में उन्हें गाना गाने नहीं दिया जाता। एक बार मैंने दुकान में मछली पकड़ने के कांटे बिकते देखे और वहाँ डोर लगी बंसी थी, जैसी चाहो वैसी मछली पकड़ने की बंसी। वहाँ एक बहुत बढ़िया कांटा भी था जिस पर आधे आधे मन के रोहू तक आ जाए। मैंने दुकानें देखी हैं जहाँ हर तरह की बंदूकें मिलती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी घर पर मालिक के पास है। उनकी कीमत 100 रूबल तक जरूर होगी। बांका ने गहरी सांस ली और फिर खिड़की के शीशे की तरफ देखने लगा। उसे याद आया जब उसकी माँ जिंदा थी और हवेली में नौकरी करती थी। हवेली की छोटी मालकिन ओल्गा उसे मिठाइयाँ देती थी। उन्होंने बांका को पढ़ना लिखना, 100 तक गिनती करना, यहाँ तक कि गांव का लोक नृत्य क्वाड्रिल नाचना भी सिखाया था। पर जब बांका की माँ का देहांत हो गया, उसे पहले अपने दादा के पास नौकरों के रसोई घर और फिर मॉस्को में यहाँ मोची के घर काम करने भेज दिया गया। उसने फिर लिखना शुरू किया, प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। ईसा मसीह के नाम पर मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझ अभागे अनाथ पर दया करो। ये लोग हमेशा मुझे पीटते रहते हैं और मैं बराबर भूखा रहता हूँ। इतना दुखी हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बराबर रोता रहता हूँ और अभी उस दिन मालिक ने मेरे सिर पर इतने जोर से मारा कि मैं गिर पड़ा और मुझे लगा कि अब मैं फिर उठ भी नहीं पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर है। गांव में बाकी सबको मेरा प्यार कहना, और मेरा बाजा किसी को मत देना। मैं हूँ तुम्हारा नाती वांका झुको। प्यारे बाबा, आ जाओ। वांका ने कागज को चौतरफा मोड़ा और उसे एक लिफाफे में बंद किया, जिसे वह एक दिन पहले
खरीद कर ले आया था। तब वह ठहर कर सोचने लगा। फिर दावत में कलम डुबोई और लिखा, गांव में बाबा को मिले। फिर सोचा, अपना सिर खुजलाया और जोड़ दिया, कॉन्स्टेंटीन मकारिच को मिले। इस बात पर खुश होते हुए कि लिखने में उसे किसी ने नहीं रोका टोका, उसने अपनी टोपी लगाई, कमीज पर कोट पहने बिना गली में दौड़ गया। एक दिन पहले कसाई की दुकान में पूछने पर लोगों ने उसे बताया था कि खत डाक के बक्से में डाले जाते हैं और इन्हीं बक्सों से डाक की उन गाड़ियों पर सारी दुनिया में भेजे जाते हैं जिनके 3 घोड़े होते हैं, कोचवान शराबी होते हैं और जिनमें घंटियां बजा करती हैं। वांका पास वाले डिब्बे तक दौड़कर पहुंचा और अपनी अमूल्य चिट्ठी उस डब्बे की दराज में डाल दी। घंटे भर बाद सुनहरी आशाओं की लोरियों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसने एक अलाव घर का सपना देखा। अलाव घर के ऊपर दादा बैठे थे, उनके नंगे पैर लटक रहे थे और उनके आसपास उनकी प्यारी कुतिया और उनका कुत्ता दूम हिलाते हुए टहल रहा